1899 1899 नेटफ्लिक्स की एक ऐसी वेब सीरीज जो हमारे दिमाग का भांग भटूरा करेगी बट साथ में मज़ा भी देती है। समुद्र के बीच एक जहाज़, एक सफ़र, कई अलग अलग देशों से आए मुसाफिर और एक मंजिल। लेकिन ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। जैसे ही सफ़र शुरू होता है आपको एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ हर इंसान कुछ छुपा रहा है, कुछ अपनी पहचान, कुछ अपना दर्द और कुछ ऐसे राज जिनके बारे में शायद वो खुद भी बात नहीं करना चाहते। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ये लोग किससे भाग रहे हैं, असली सवाल ये है कि क्या इंसान अपने अतीत से सच में भाग सकता है। 1899 इसी सवाल से शुरू होती है और धीरे धीरे आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ हर एपिसोड के बाद आपके पास जवाबों से ज़्यादा सवाल होंगे। ये सीरीज़ आपको जंप स्केयर से नहीं बल्कि अपनी मिस्ट्री, एटमॉस्फेयर और माइंड बेंडिंग स्टोरी टेलिंग से बांध कर रखती है। समुद्र की खामोशी, जहाज़ की आवाज़ें, बैकग्राउंड म्यूज़िक और हर फ्रेम की छोटी से छोटी डिटेल मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। हर फ्रेम में सिंबोलिज्म है, हर साइलेंस में मीनिंग, जहाँ लॉजिक टूट जाता है और वक्त अपनी पहचान भूल जाता है। या ना यादों पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही अपनी आंखों पर। हर एपिसोड आपको एक नया ट्विस्ट, एक नया राज और एक नई थ्योरी सोचने पर मजबूर करता है। इस कहानी का सबसे पावरफुल एलिमेंट है कन्फ्यूजन। एक ऐसा कन्फ्यूजन जो आपको डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि आपको और गहरा सोचने पर मजबूर करता है। ये एक साई-फाई स्लो बर्न माइंड बेंडिंग शो है। अगर आपने द मोस्ट फेमस डार्क शो देखा है तो ये भी उसी का छोटा भाई है, क्योंकि इसे भी डार्क के मेकर्स ने बनाया है। वैसे डार्क मैंने भी नहीं देखी। खैर, इस सीरीज़ में कुल 8 एपिसोड्स हैं और इसकी कहानी और इसका प्रेजेंटेशन दोनों लाजवाब है। मुझे पर्सनली ये शो बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी लगेगा। डेफिनेटली लगेगा। ये कहानी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी बल्कि आपको एक नया एक्सपीरियंस देकर जाएगी। सो गेट रेडी टू डीप डाइव इनटू द ओशियन। तो कहानी शुरू करते हैं। मोरा फ्रैंकलिन इस कहानी की लीड रोल। मोरा को हम एक मेंटल असाइलम में देख पाते हैं। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे पता है मैंने क्या देखा, मैं पागल नहीं हूँ। आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है? कहाँ है वो प्रोमेथियस पर था। वो जान गया था आप जहाज़ पर क्या कर रहे हैं और आपने मेरी याददाश्त को क्या किया है। मोरा को एक रूम में बंद कर दिया जाता है, रूम नंबर 1011। फिर एक आवाज़ आती है, वेक अप, और मोरा अपनी नींद से जाग जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथों पर बांधने के निशान रह जाते हैं। इसके बाद मोरा एक न्यूज़पेपर में 4 महीने से लापता प्रोमेथियस जहाज़ के बारे में पढ़ती है और उसके पास अपने भाई का एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा था, मैं जानता हूँ हमारे फादर ने क्या किया है, मुझसे न्यूयॉर्क में आकर मिलो और किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ में एक बात और नोटिस करते हैं, मोरा के केविन का नंबर सेम वैसा ही होता है जैसा कि हमने उसके सपने में देखा था, 1011। खैर, समय है अक्टूबर 19, 1899। मोरा एक कैरबस नाम के जहाज़ पर है। ये जहाज़ ब्रिटेन से न्यूयॉर्क सिटी की ओर जा रहा है जिसमें कई अलग अलग देशों के 1612 मुसाफिर प्लस क्रू सवार है। कैरबस 8 दिनों में अपना सफ़र तय कर लेगा। ये जहाज़ उसी कंपनी का है जिसने प्रोमेथियस जहाज़ को बनाया था, जो कि 4 महीने से लापता है। इसके बाद सीन फर्स्ट क्लास के डाइनिंग हॉल में आता है। इस जहाज़ के मुसाफिर 3 हिस्सों में बटे हैं। फर्स्ट क्लास, जिसमें आते हैं रईस लोग, सेकंड क्लास में यहाँ का क्रू एंड लोअर क्लास पीपल। हर एक मुसाफिर अपने बीते हुए कल को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए इस जहाज़ पर सवार हुआ है। किसी के कुछ सीक्रेट्स हैं या फिर कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं। एक फ्रेंच कपल, लूसियन और उसकी वाइफ क्लेमेंस। बट लूसियन को तो किसी और में दिलचस्पी थी, लिंगी। यह है चाइनीज़ माँ बेटी लिंगी और उसकी मदर जो कि जापानीज़ होने का नाटक कर रही हैं। ये दोनों वर्जीनिया के साथ हैं। वर्जीनिया एक प्रोस्टिट्यूट मैनेजर है। एंड फिर मिलते हैं स्पेन से आए 2 भाई, एंजल और रमीरो। एंजल एक आर्टिस्ट है एंड रमीरो एक प्रीस्ट मतलब पादरी। चलो अब मोरा पर आते हैं। मोरा एक डॉक्टर और साइंटिस्ट है जो दिमाग पर अपनी रिसर्च कर रही है। दिमाग की सबसे दिलचस्प बात होती है, दिमाग हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। उसमें यूनिवर्स के सारे राज छिपे होते हैं। सबके अंदर एक दुनिया छिपी होती है, उसे बस डिकोड करने की ज़रूरत होती है। यहाँ हम एक बात और नोटिस करते हैं,
इस हॉल में मौजूद मुसाफिर चाय की प्याली एक साथ उठाते हैं। ये कहानी के छोटे छोटे हिंट्स और कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं जिनका मतलब हम अंत में जान पाएंगे। तभी वहाँ हॉल में एक लोअर क्लास मुसाफिर की एंट्री होती है। उसे मदद चाहिए, उसकी बहन को डॉक्टर की ज़रूरत है। पर तभी दो गार्ड्स आते हैं और उसे वापस पकड़ ले जाते हैं। मोरा उसका पीछा करती है। उसका नाम था क्रेस्टर। मोरा उसके साथ जहाज़ के निचले हिस्से में जाती है। क्रेस्टर की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है टब। उसके पेट में एक बच्चा है। उसकी प्रेगनेंसी को 7 महीने हो चुके हैं और वो फिलहाल दर्द में है। मोरा उसकी मदद करती है। हालांकि टब की माँ को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उस समय लेडीज़ को डॉक्टर बनने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी। मोरा उसे दर्द से राहत दिलाती है। क्रेस्टर और उसकी छोटी बहन एडा मोरा का शुक्रिया अदा करते हैं। एडा भी एक दिन ऐसी ही डॉक्टर बनना चाहती है। तभी अचानक मोरा को पैनिक अटैक आता है। उसे सपने वाले विजन्स आते हैं। वो घबराते हुए जल्दी से जहाज़ के टेरेस पर आ जाती है और अपने गले का लॉकेट पकड़कर खुद को संभालती है। यहाँ हम मिलते हैं जहाज़ के कैप्टन से, आइक लार्सन। कैप्टन मोरा को नीचे से आते हुए देख लेते हैं। कैप्टन कहते हैं, रास्ता भूल गई हैं आप। फर्स्ट क्लास के मुसाफिर नीचे नहीं जा सकते। इस जहाज़ के कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तभी कैप्टन के पास उसके 2 साथी आते हैं। वो बताते हैं कि पिछले 20 मिनट से उन्हें एक सिग्नल मिल रहा है, बार बार एक ही सिग्नल, जो शायद उस खोए हुए जहाज़ प्रोमेथियस से आ रहा है। पर यकीन से कहना मुश्किल है कि वो प्रोमेथियस ही है, क्योंकि अगर वो 4 महीने पहले रास्ते से भटके थे तो बाहु उन्हें नॉर्थ में ले जाता, साउथ में नहीं। सिग्नल्स में मिले कोऑर्डिनेट्स की मदद से पता चलता है कि वो जहाज़ उनसे मात्र 7 घंटे की दूरी पर है। कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि वो रास्ता बदल रहे हैं और जहाज़ उस तरफ मोड़ दिया जाता है। मुसाफिरों को कुछ समझ नहीं आता आखिर जहाज़ मुड़ क्यों रहा है। इसके बाद सीन मोरा पर आता है। हमें पता चलता है कि उस लेटर में एक और बात लिखी थी, व्हाट इज़ लॉस्ट विल बी फाउंड। जो खोया है वो मिल जाएगा। अब मोरा कैप्टन से मिलने जाती है। कैप्टन अपनी फैमिली की याद में थोड़ा बहुत पी लिया करते हैं। वो मोरा को याद दिलाते हैं कि जहाज़ के इस हिस्से में भी आना मना है। पर मोरा को कैप्टन से कुछ बात करनी थी। क्या ये सच है? तो हमें प्रोमेथियस मिला है। कैप्टन बताते हैं कि हमें एक सिग्नल मिला है, कोऑर्डिनेट्स अभी पक्का नहीं, पर हो सकता वो प्रोमेथियस से आया हो। उस जहाज़ को 4 महीने हो चुके हैं। कोई जिंदा बचा हो मुश्किल है, पर अगर जहाज़ पर खाना था तो हो सकता है कोई जिंदा बचा हो। कैप्टन डाइनिंग हॉल में आकर सभी को मौजूदा हालात बताएंगे। वहाँ मोरा को उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मोरा के जाने के बाद कैप्टन के हाथ में हम एक लेटर देखते हैं। उसमें भी सेम वैसा ही लिखा था जैसा कि मोरा के लेटर पर लिखा था, जो खोया है वो मिल जाएगा। अब कुछ समय बाद सीन डाइनिंग हॉल में आता है। कैप्टन मुसाफिरों को बताते हैं कि 6 घंटे पहले हमें एक मैसेज मिला था। हमें लगता है कि ये मैसेज प्रोमेथियस से आया है, जो कुछ महीने पहले लापता हो गया था। प्रोमेथियस जहाज़ पर 1423 मुसाफिर प्लस 550 क्रू मेंबर्स सवार थे। शायद कुछ अब भी जिंदा हो। जहाज़ के मोड़ने से कोई भी मुसाफिर खुश नहीं होता। मुसाफिर इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। कैप्टन अपने डिसीजन पर पक्के थे। अब सीन आता है ओलेग एंड जेरोम पर। ओलेग क्रू का हिस्सा है जो जहाज़ को कोयले से पावर देने का काम करता है, और जेरोम चोरी से इस जहाज़ पर आया था। उसे भूख लगी थी। ओलेग उसकी मदद करता है। इसके बाद सीन मोरा पर आता है। जहाज़ के टेरेस पर कैप्टन उसके पास आते हैं। उनके हालात एक ही जैसे मालूम होते हैं। दोनों ही अपने बीते हुए कल से लड़ रहे हैं। तभी खबर मिलती है कि आगे जहाज़ है। रात का समय हो गया था। कैप्टन उस जहाज़ से संपर्क बनाने के लिए आसमान में एक फ्लेयर छोड़ते हैं, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब या हलचल नहीं होती। कैप्टन का एक साथी सेवेस्टीन सलाह देता है कि उन्हें अपने रास्ते पर वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही रेडियो कनेक्ट होगा वो उसकी लोकेशन की जानकारी कंपनी को दे देंगे। पर कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो वहां जाकर चेक करेंगे और उनकी गैर मौजूदगी में सेवेस्टीन जहाज़ का इंचार्ज होगा और जहाज़ की कमांड संभालेगा। मोरा भी कैप्टन के साथ जाने का डिसाइड करती है, शायद डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सके। कैप्टन अपने साथ कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भी इंक्लूड करते हैं। रमीरो, वो पादरी, साथ में ओलेग एंड जेरोम और कैप्टन का एक गार्ड फ्रांस। कुल मिलाकर 6 लोग। समुद्र में सन्नाटा छा गया था। हवाएं थम जाती है। डर का माहौल बनने लगा था, जैसे समुद्र का सन्नाटा कुछ कहना चाहता हो। सीन एंजल पर आता है। उसकी मुलाकात क्रिस्टर से होती है। क्रिस्टर उससे एक सिगरेट चाहता था, मगर एंजल को उसके चेहरे पर बने घाव में दिलचस्पी थी, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। उसे उसमें खूबसूरती नजर आती है, या फिर उसका इरादा कुछ और ही है। सीन वापस आता है। कैप्टन अपनी टीम के साथ उस जहाज तक पहुंच चुके थे। अंदाज़ा बिल्कुल सही था। दैट वॉज नन अदर देन प्रोमेथियस। वो जहाज़ प्रोमेथियस ही होता है। फ्रांस को लाइफ बोट पर रुकने को कहा जाता है और बाकी सब प्रोमेथियस पर जाते हैं।
यहाँ सेबेस्टियन देखता है कि प्रोमेथियस से सिग्नल्स आना बंद हो चुके हैं। कैप्टन और उसकी टीम को कुछ आइडिया नहीं कि प्रोमेथियस पर क्या हुआ होगा। प्रोमेथियस पर सवार मुसाफिरों का नामो निशान नहीं मिलता, वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आता। कैप्टन को एक रिबन मिलता है जिसे वो अपने पास छिपा लेते हैं, पर वो देखते हैं कि टेलीग्राफ तो टूटा हुआ है जिससे सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अगर टेलीग्राफ टूटा हुआ है तो उन्हें सिग्नल्स कैसे मिले। इसके बाद उन्हें एक ग्रीन बीटल दिखता है जिसका पीछे करने पर वो सब एक कैबिनेट तक पहुंच जाते हैं। वो कैबिनेट एक लोहे की रोड से बंद किया होता है। तभी उसमें से एक जोर की आवाज़ आती है। सभी एकदम से डर जाते हैं और सतर्क हो जाते हैं। कैप्टन तो अपनी गन तक निकाल लेते हैं। मोरा उस कैबिन का गेट खोलती है। उसके अंदर एक छोटा लड़का था। किसी को भी यकीन नहीं होता। उसे पता नहीं किस सांप ने सूंघा था। वो ना तो बोलता है और ना ही कुछ रिएक्ट करता है। उसके पास एक छोटा सा ब्लैक पिरामिड होता है जिसे वो मोरा को सौंप देता है। दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कि प्रोमेथियस से आया एक अनजान आदमी चोरी से केरबरोस जहाज पर चढ़ जाता है। उसके पास वो छोटा सा ग्रीन बीटल भी होता है। ये बीटल पता नहीं कैसे, लेकिन ये लॉक्ड रूम का दरवाज़ा खोल देता है और डैनियल मोरा के साइड वाले दूसरे नंबर के रूम में एंटर हो जाता है और सीन यही कट होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कैप्टन को एक जंगल में देखते हैं जहाँ उनका घर हुआ करता था। देखते ही देखते उनके घर में आग लग जाती है और कैप्टन का पूरा परिवार आग में जलकर ख़त्म हो जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, वेक अप, और कैप्टन जाग जाते हैं। कैप्टन के हाथ में वही रिबन होता है जो उन्हें प्रोमेथियस पर मिला था। तभी कैप्टन से मिलने सेबेस्टियन वहाँ आता है। उन्हें कंपनी से एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा था, सिंक शिप, जहाज़ डुबा दो। कंपनी से दोबारा संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ यही अजीब बात नहीं थी, जहाज़ के कंपासेस भी अजीब तरीके से घूमने लगते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब सवाल ये भी आता है कि आखिर प्रोमेथियस पर ऐसा क्या हुआ था, वहाँ पर सिर्फ एक छोटा लड़का ही क्यों मिला। अब सीन मोरा पर आता है। मोरा ने उस लड़के को अपने पास रखा। वो फिलहाल सोया हुआ है। मोरा फिर से वो पिरामिड देखती है और उसके साथ एक रिंग भी होती है। इसके बाद हम ओलेग को देखते हैं। कैप्टन उसे पता लगाने को कहते हैं कि बंकर में कितना कोयला है और ये बात किसी को पता ना चले। इसके बाद कैप्टन मोरा से मिलते हैं। उस लड़के ने अब तक कुछ नहीं कहा। कैप्टन के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे हैं। क्या तो मैं वहाँ प्रोमेथियस पर कुछ महसूस हुआ था, कुछ अजीब सा। तभी कैप्टन को एक धुन सुनाई देने लगती है, एक अजीब सी धुन, पर मोरा को वो सुनाई नहीं देती। सीन लोअर क्लास पर आता है। लोअर क्लास मुसाफिर अपने ईश्वर से दुआ करने लगते हैं, हम पर दया करना, चिंता और इस डर के माहौल में हम सबको शक्ति देना, दुनिया की बुरी और शैतानी ताकतों से दूर रखना और इस अंधकार में रोशनी देना। लोअर क्लास लोगों को लगता है ये किसी बुरी आत्मा का काम है। अब वापस मोरा पर आते हैं। वो देखती है उसके कैबिन के बाहर कोई खड़ा था। उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ये वही आदमी है जो प्रोमेथियस से आया था। उसका नाम है डैनियल और वो मोरा का पड़ोसी है। मोरा को लगता है शायद वो पहले भी मिल चुके हैं। अब मोरा अपने कैबिन में आ जाती है। वो लड़का जाग चुका था। मोरा उससे पूछती है, मुझे बताओगे नहीं वहाँ क्या हुआ था? तो मैं कैबिनेट में किसने बंद किया था? बाकी सारे मुसाफिर कहाँ हैं? पर वो लड़का एक शब्द नहीं बोलता और फिर से वो पिरामिड उठाकर मोरा को देता है। मोरा को समझ नहीं आता वो कहना क्या चाहता है। सीन क्रेस्टर पर आता है। उसे ढूंढते हुए एंजल उससे मिलने पहुंच जाता है। वो उसे एक छोटा सा तोहफा भी देता है, लेकिन इसी बीच टब की वहाँ एंट्री हो जाती है। अब वापस कैप्टन पर आते हैं। वो समझ नहीं पाते कंपनी का इरादा क्या है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, सिंक शिप। सभी कैप्टन के ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे थे। मुसाफिरों ने सवाल करना शुरू कर दिए थे, उस लड़के को क्या हुआ है और वो अपना सफ़र जारी क्यों नहीं रख रहे। इसके बाद सीन लूसियन पर आता है। उसकी मुलाकात लिंगी से होती है। जापान की खूबसूरती से लूसियन का गहरा लगाव है। लिंगी की माँ उसे वहाँ से ले जाती है और वर्जीनी उन्हें देख लेती है। फिर वर्जीनी लूसियन को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करती है। वर्जीनी एक प्रोस्टिट्यूट मैनेजर है और वही लिंगी और उसकी माँ को यहाँ लेकर आई है। इसके बाद हम जेरोम को देखते हैं। जेरोम और लूसियन का कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि जेरोम चुपके से लूसियन के लिए उसके केबिन में एक मेडल रख जाता है। यहाँ सेबेस्टियन और उनका क्रू कंपनी के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रांस को लगता है कैप्टन को प्रोमेथियस पर जाना ही नहीं चाहिए था। उनकी हालत ठीक हो ही नहीं सकती। उनकी पत्नी ने तो सब कुछ जला दिया था, खुद को और अपनी तीनों बेटियों को भी। ऐसी चीज़ें कभी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन कैप्टन की हालत फ़िलहाल वही समझ सकते हैं। उन्हें फिर से वो धुन सुनाई देने लगती है। वो उसका पीछा करते हैं। धुन के बाद अब उन्हें अपनी बेटी भी दिखाई देने लगी थी। उसका पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ उनका पूरा परिवार मौजूद है, पर यह सच नहीं हो सकता। कैप्टन की वाइफ मेंटली बीमार थी
उसे अजीब से सपने आते थे। कैप्टन के दूर जाने से उसे अच्छा नहीं लगता था, वो परेशान हो जाती थी। पर कैप्टन को ज़मीन से ज़्यादा समुद्र पसंद था और तभी सब कुछ जलकर राख हो जाता है। कैप्टन दूर जाकर गिरते हैं, फिर उन्हें वहाँ वो ग्रीन बीटल दिखता है, जिसका पीछा करने पर उन्हें एक खुफिया टनल मिलती है। उसका रास्ता उन्हें अपने केबिन तक ले आता है। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि उनके बेड के नीचे एक शाफ्ट बनी है और उसके नीचे एक टनल भी है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि टनल के गेट पर एक ट्रायंगल जैसा निशान भी बना हुआ है। सीन मोरा पर आता है। मोरा उस बच्चे को अपनी एक कहानी सुनाती है। फिर वो नोटिस करती है कि उस लड़के की गर्दन पर पीछे ट्रायंगल का एक निशान बना हुआ है, सेम वैसा ही जैसा कि उस टनल के गेट पर था। जैसे ही मोरा उसे टच करती है, वो लड़का अचानक गुस्से में ज़ोर से मोरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी गेट पर कैप्टन की दस्तक होती है। सीधा आते ही वो उस लड़के से ज़बरदस्ती सवाल करते हैं। मोरा उन्हें शांत कराती है। कैप्टन को लगता है उस जहाज़ में कुछ गड़बड़ है। उसका टूटा हुआ टेलीग्राफ, वो कंपास, उस लड़के को ज़रूर कुछ पता होगा। कैप्टन ने जो सुना और देखा उससे उनका दिमाग हिल चुका था। लेकिन तभी डेनियल वहाँ जाता है। कैप्टन समय की गंभीरता को समझते हुए वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद सीन जेरोम पर आता है। उसकी मुलाकात लूसियन की वाइफ से होती है। जेरोम का ऐसे खुले घूमना उसके लिए मुसीबत बन जाता है। उसने एक क्रू मेंबर की वर्दी भी चुरा ली थी। जब वो फ्रांस की नज़रों में आता है तो फ्रांस को शक हो जाता है। वो गार्ड से बचने की कोशिश भी करता है, लेकिन उनके हाथों पकड़ा जाता है। फिर सीन लोअर क्लास पर आता है। एडा गायब थी और क्रेस्टर को एंजल का दिया हुआ तोहफा टब के हाथों लग जाता है, जिसे वो एंजल को आकर लौटा देती है और अपने गंदे हाथ उसके भाई से दूर रखने को कहती है। एंजल के इरादे ठीक नहीं लगते। अब सीन कैप्टन पर आता है। वो अपने केबिन में बनी टनल में वापस जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते के आगे वो टनल बंद हो चुकी थी। वो टनल उस समय से काफ़ी एडवांस लग रही थी। अब सीन मोरा पर आता है। मोरा उस लड़की को बताती है वो अपने भाई को ढूंढ रही है। वो 4 महीने से लापता है और वो प्रोमीथियस पर था। मोरा जानती है शायद वो जिंदा है, क्योंकि उसने उसे लेटर भेजा था। उस लड़की की गर्दन पर बना निशान उस लेटर पर भी होता है। ये निशान हम कई जगह पर नोटिस करते हैं और वो पिरामिड भी ट्रायंगल शेप में ही होता है। इतने संयोग एक साथ नहीं हो सकते, ज़रूर कुछ बात है। तभी खबर आती है कि कैप्टन ने सभी को डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होने को कहा है। वो सभी को मौजूदा हालातों के बारे में बताएंगे। सीन एंजल और रमीरो पर आता है। रमीरो को एंजल की क्रिस्टल वाली बात पता चल जाती है और हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों कोई भाई नहीं है, बल्कि दोनों गे कपल्स हैं और दोनों इस जहाज़ पर कोई कांड करके पहुँचे हैं। इसी सच के खुलासे के डर से रमीरो पैनिक करने लगता है, पर एंजल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। अब वो क्रिस्टल को अपने झांसे में लेना चाहता है। उसकी फितरत नहीं बदल सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि एडा को गायब करने के पीछे डेनियल का हाथ है। उसने उस बीटल की मदद से एडा को अपने झांसे में फंसाया और टेरेस पर बुलाया। इसके बाद सीन डाइनिंग हॉल में आता है। कैप्टन ने डिसाइड किया है कि वो प्रोमीथियस को अपने जहाज़ के साथ बांधकर वापस यूरोप ले जाएंगे। कैरबरोस में इतना कोयला नहीं कि वो प्रोमीथियस को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जा सके। पीछे का रास्ता आगे के रास्ते से छोटा है, इसीलिए वो वापस मुड़ रहे हैं। सब इस फैसले के खिलाफ होते हैं, पर कैप्टन अपना फैसला ले चुके हैं। इस बारे में मोरा कैप्टन से अकेले में बात करती है, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकती। पर कैप्टन का फैसला कोई नहीं बदल सकता। उस जहाज़ में कुछ गड़बड़ है, जिसे जहाज़ कंपनी छुपाने की कोशिश कर रही है। कैप्टन मोरा को कंपनी से मिला मैसेज भी दिखाते हैं, जिसमें लिखा था सिंक शिप। और सिर्फ इतना ही नहीं, शायद कोई चाहता था कैप्टन इस जहाज़ को ढूंढे। उन्हें एक चिट्ठी पैकेज में मिली थी, अपने परिवार की एक तस्वीर के साथ। उन्हें नहीं पता ये किसने भेजी। कैप्टन को जानना है प्रोमीथियस के साथ क्या हुआ था और उसके परिवार से इसका क्या वास्ता है। फिर डेनियल मोरा को कहता है कैप्टन बिल्कुल गलत है, शायद वो समझ नहीं रहे उनके फैसले का अंजाम क्या होगा। इस जहाज़ में इतने मुसाफिर हैं, वो चुप बैठकर ये सब नहीं होने देंगे। वो सरेआम कंपनी के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ कैप्टन का क्रू भी उनसे सहमत नहीं होता। अब जहाज़ पर एक और घटना घटती है, एडा की डेड बॉडी मिलना। डेनियल ने उसके साथ क्या किया है, डेनियल कौन है, वो क्या चाहता है, वो जिंदा कैसे है, उसका मोरा से क्या ताल्लुक़ है, और सबसे अहम उसका इरादा क्या है। ये फ़िलहाल सस्पेंस है, लेकिन इससे भी बड़े सस्पेंस की बात, ये सब जो कुछ हो रहा है उस पर किसी की नज़र है और वो ये सब देख रहा है कई सारी स्क्रीन्स पर। और सीन यहीं कट होता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लिंगी को दिखाते हुए। उसे हम लकड़ी के एक बॉक्स में बंद पानी में डूबते हुए देख पाते हैं और फिर एक आवाज़ आती है वेक अप, और वो जाग जाती है। उसका अतीत उसे सता रहा था।
सीन एडा पर आता है। उसकी मौत कैसे हुई, डॉक्टर भी इस बात का पता नहीं लगा पाता, क्योंकि ना कोई घाव था ना कोई सुराग। कैप्टन चाहते हैं ये बात किसी को पता न चले, क्योंकि जहाज़ पर पहले से ही डर का माहौल है। तभी जहाज़ की रफ्तार धीमी हो जाती है। टेरेस पर आकर पता चलता है कि नज़ारा बिल्कुल साफ था, पर अचानक एक ही पल में चारों तरफ कोहरे जैसी एक धुंध छा जाती है। पहले कंपासेस और अब ये धुंध। कैप्टन कहते हैं वो यहीं रहेंगे और धुंध के छटने का इंतज़ार करेंगे। फिर वो मोरा को कुछ दिखाने ले जाते हैं। फ्रांस को लगता है ये गलती है, बाकी फैसलों की तरह एक और गलत फैसला। वो रास्ते से भटक चुके हैं। लगता है कैप्टन का दिमाग खराब हो गया है। कैप्टन अपने केबिन में आकर मोरा को कुछ दिखाते हैं। एक रिबन जो उन्हें प्रोमीथियस पर मिला था। वो रिबन उनकी बेटी का था। वो मर चुकी है। 2 साल पहले उनका पूरा परिवार एक साथ आग में जलकर ख़त्म हो चुका था। लेकिन कल कैप्टन ने अपने परिवार को देखा। ये कैसे मुमकिन है? उन्हें वो कैसे दिख रहा है जो है ही नहीं। मोरा कहती है हम अपने दिमाग पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। हर चीज़ जैसे हम देखते हैं और महसूस करते हैं हमारे दिमाग में चल रहे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का नतीजा होते हैं। कभी कभी हम उन इम्पल्सेस को गलत समझ लेते हैं और लोग इसी तरह पागल होते हैं। फिर कैप्टन मोरा को वो टनल दिखाते हैं। कैप्टन जहाज़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, लेकिन ये यहाँ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, पर जहाज़ कंपनी वो ज़रूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। प्रोमीथियस पर जो भी हुआ था उसके कैप्टन ने अपनी लॉग बुक में ज़रूर लिखा होगा। अब कैप्टन वो लॉग बुक ढूंढने प्रोमीथियस पर जाने का डिसाइड करते हैं। मोरा भी साथ जाएगी। अब सीन लोअर क्लास पर आता है। उनका एक मेंबर गायब था। एडा के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद हम लिंगी को देखते हैं। वर्जीनिया उसके कपड़े उतारती है और वो खुद अपने हाथों से उसकी वर्जिनिटी चेक करती है। वो अब तक वर्जिन है। ये देखकर उससे भी हैरानी होती है। उससे उसके काम की वैल्यू और बढ़ जाएगी। लिंगी और उसकी माँ जिस चीज़ से भाग रहे थे वो उसी दलदल में फंसने वाले हैं। दरअसल लिंगी की माँ एक प्रोस्टिट्यूट है, पर इस काम से उसकी माँ ने उसे हमेशा दूर रखा और खुद से अलग एक नई ज़िंदगी देना चाहा। वो इस जहाज़ पर आए ताकि न्यूयॉर्क जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके, पर अब उनका सिगरेट प्लान चौपट होने वाला था। वर्जीनिया को एक ग्राहक मिला है। सीन वापस कैप्टन और मोरा पर आता है। सेबेस्टियन और फ्रांस कैप्टन को रोकते हैं। कैप्टन जहाज़ को फिर से नहीं छोड़ सकते। लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। उस जहाज़ में कुछ तो गड़बड़ है। प्रोमीथियस को भूलकर अपने जहाज़ को रास्ते पर लाना चाहिए, लेकिन फ्रांस को ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। वो कैप्टन और मोरा को नाव के साथ पानी में उतार देता है। सबके जाने के बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन किसी को कुछ सिग्नल्स भेजता है। यहाँ भी हम वो ट्रायंगल साइन देख सकते हैं। इसके बाद उस लड़के को देखते हैं। वो अपना पिरामिड लेकर मोरा के बेड के नीचे जाता है। मोरा के केबिन में भी एक टनल है और इसका पता उस लड़के को है। सीन वापस लिंगी पर आता है। उसकी माँ उसे इस दलदल में फंसते हुए नहीं देख सकती। लिंगी परेशान होकर जहाज़ के टेरेस पर आ जाती है और एक लकड़ी के बॉक्स में छिप जाती है। उसके पास्ट के डर ने उसके दिल में घर कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तभी वहाँ ओलेग आता है और उसकी मदद करता है। इसके बाद सीन लोअर क्लास पर आता है। एडा की फैमिली और सब परेशान थे। उन्हें लगता है प्रोमीथियस शापित है और वो लड़का अपने साथ उस श्राप को लेकर आया है। तभी फ्रांस वहाँ आता है। वो टब को बताता है कि उसकी बहन मिल चुकी है। फ्रांस टब को उससे मिलाता भी है। एक डॉक्टर ने उसकी जांच की, पर बता नहीं पाया क्या हुआ होगा। टब एडा को अपनी गोद में ले लेती है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टर को भी देखते हैं, जिसे एंजल सीड्यूस कर रहा था। इसके बाद सीन वापस कैप्टन और मोरा पर आता है। वो प्रोमीथियस पर पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ लॉग बुक तो नहीं मिलती, पर वो सेम टनल ज़रूर मिलती है, लेकिन उसका भी आगे का रास्ता बंद होता है। इसके बाद सीन उस लड़के पर आता है। वो कहाँ गया था कुछ पता नहीं, पर वो फिर से वापस लौट आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल और वो दोनों मिले हुए हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। सीन वापस कैप्टन और मोरा पर आता है। उन्हें बात समझ नहीं आई, कंपनी ने नीचे ये टनल क्यों बनाई। कैप्टन बताते हैं कि कुछ महीने पहले 3 जहाज़ों का एक फ्लीट एक जर्मन इन्वेस्टर को बेचा गया, हेनरी सिंगलटन। उन तीनों जहाज़ों को 3 महीने के लिए एक ड्राई डॉक पर रखा गया। उनमें नया कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया। सब कुछ बदला गया। ये साइन, ये ट्रायंगल, ये जहाज़ कंपनी का सिंबल है। एक और चीज़ है जो उन्होंने बदली थी। जहाज़ के इंजन रूम में कंपनी ने एक मशीन भी लगाई थी जिसे स्टीम प्रेशर नापा जाता है और ब्रिज तक सिग्नल्स भेजे जाते हैं। कैरबरोस पर इस मशीन ने कभी काम नहीं किया। यहाँ मोरा को लगता है शायद हो सकता है कंपनी ने झूठ कहा हो, शायद किसी और चीज़ के लिए लगाया हो। प्रोमीथियस के साथ जो भी हुआ उससे ये पता नहीं चलता सब गए कहाँ। थोड़ा और खोजबीन करने पर कैप्टन को कुछ चले हुए कागज़ मिलते हैं।
जिसमें से वो एक पन्ना अपने पास छिपा लेते हैं और फिर वो वापस केरोस पर लौटने लगते हैं। वापस लौटते वक्त कैप्टन बिल्कुल शांत थे, ऐसा लगता है उन्हें कुछ तो मिला था। इसके बाद सीन आता है लोअर क्लास पर। क्रेस्टर को अब पता चलता है कि एडा मर चुकी है। अनहोनी घटनाएं सिर्फ यही नहीं रुकती, फ्रांस को फिर से एक और लाश दिखती है, फिर से किसी की मौत। इसके बाद हम लिंगी को देखते हैं, वो भी सेम कैप्टन की तरह हेलुसिनेट करने लगी थी। ओलेग उसे शांत कराता है। अब वो ज़िंदगी से भागते भागते थक चुकी है, इसी वजह से वो वापस अपने कैबिन में लौट आती है। उसकी आज की रात लूसियन के नाम होने वाली थी। लूसियन ही वो ग्राहक है, पर लूसियन उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाता। यहाँ हम एक और बात नोटिस करते हैं, लूसियन को कोई बीमारी है, समय पर दवा न लेने का नतीजा उसे भुगतना पड़ता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, एक दौरे पड़ने की तरह है, और इस बीमारी की खबर तो उसकी वाइफ को भी नहीं। यहाँ जहाज़ पर घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। जहाज़ पर एक एक करके लोग मर रहे थे और उनकी भी मौत सैम एडा की तरह होती है। फ्रांस को लगता है ये सब उस जहाज़ की वजह से हो रहा है, उन्हें कुछ तो करना होगा। जहाज़ की कमान सेबेस्टियन के हाथों में है, लेकिन वो भी कैप्टन के ऑर्डर्स फॉलो करता है। फ्रांस का सब्र अब टूट जाता है। वो कुछ लोग और हथियारों के साथ लोअर क्लास में जाता है, उन्हें बताता है कि जहाज़ पर लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं और कैप्टन इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। अब उन्हें लड़ना होगा और जहाज़ को रास्ते पर लाना होगा। फ्रांस उन्हें हथियार थमा देता है और वो सब मिलकर बगावत शुरू कर देते हैं। वहाँ ओलेग भी मौजूद होता है और वो बगावत नहीं चाहता। फ्रांस समझ जाता है और उसे बंदी बनाकर जेरोम के साथ एक रूम में बंद कर देता है। सीन मोरा पर आता है, वो वापस लौट आए थे। मोरा और डेनियल देखते हैं कि लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और अब बगावत होने वाली है। यही खबर रमीरो कैप्टन तक पहुंच जाता है। वो चाहते हैं कि जहाज़ को न्यूयॉर्क की ओर मोड़ा जाए और उनके पास बंदूकें भी हैं। इतने में ही वो लोग आते हैं और कैप्टन को घेर लेते हैं। फिर हम एक और विचित्र चीज़ देखते हैं। डेनियल के पास एक छोटा सा पजल जैसा डिवाइस होता है, जिससे वो कुछ करता है और इंजन रूम में फिट वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और अचानक से केरबरोस जहाज़ गायब हो जाता है और सीन यही कट होता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ लूसियन और जेरोम एक जंग के माहौल में फंसे हुए थे, पर लूसियन उसके साथ धोखा कर देता है। तभी एक आवाज़ आती है, वेक अप, और जेरोम जाग जाता है। जेरोम अभी भी ओलेग के साथ एक रूम में बंद होता है और अब उनके साथ कैप्टन और रमीरो भी। तभी फ्रांस वहाँ आता है। उसने कैप्टन के खिलाफ जाकर जहाज़ की कमांड अपने हाथों में ले ली थी। फ्रांस अपने साथ ओलेग और जेरोम को ले जाता है, क्योंकि जहाज़ पर लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं, और फ्रांस उन दोनों से उनकी डेड बॉडीज समुद्र में फेंकवाता है। जहाज़ पर हो रही मौतों की असली वजह कोई नहीं जानता। तभी क्रू को पता चलता है कि प्रोमेथियस गायब हो चुका है, पर यह कैसे हो सकता है? वो तो उनके साथ बंधा हुआ था। पर उन्हें पता चलता है कि गायब वो खुद हुए हैं, ना कि प्रोमेथियस, और शायद वो वापस वहीं आ गए हैं जहां उन्होंने 3 दिन पहले रास्ता बदला था। ये सब कुछ जो हो रहा है सबके दिमाग से परे था। उन्हें लगता है कि मंजिल वेस्ट की तरफ है और वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोअर क्लास के लोग सेबेस्टियन को घेर लेते हैं। उन्हें जवाब चाहिए, जहाज़ पर लोग क्यों मर रहे हैं। उनके दबाव में आकर सेबेस्टियन बताता है कि कंपनी चाहती थी कि वो जहाज़ को डुबो दे। वो लड़का जब से इस जहाज़ पर आया है, यहाँ लोग मर रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब ये सुनकर उन्हें लगने लगता है कि ये किसी बुरी आत्मा या शैतान का काम है, पर टब को ये सब बकवास लगता है। फिर वो सब उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम मोरा को देखते हैं। वो कैप्टन की तलाश में थी, पर कैप्टन तो कैद थे। सीन लूसियन पर आता है। उसकी बीमारी का सच उसकी वाइफ को पता चल जाता है। वो दवा पोटेशियम ब्रोमाइड है, उससे दौरे कम पड़ते हैं, और सच ये है कि वो मरने वाला है। उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। लूसियन को वहाँ जेरोम का रखा मेडल भी मिलता है, जिसे देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। सीन मोरा पर आता है। उसे फ्रांस के लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि सभी मुसाफिरों को अपने कैबिन में रहने को कहा गया है। लोअर क्लास के लोग उस लड़की की तलाश में सेबेस्टियन के साथ मोरा के कैबिन तक पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वो लड़का वहाँ नहीं मिलता। मोरा लौट आती है एंड फिर उसे भी अपने कैबिन में बंद कर दिया जाता है। सबके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उस टनल में छिपा था। अब सीन डैनियल पर आता है। वो फिर से इंजन रूम में उस मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। इसके बाद हम जेरोम को देखते हैं। वो गार्ड्स की नज़रों के पीछे से भागकर कैप्टन को छुड़ाने जाता है। इसी दौरान जेरोम भी कैप्टन की तरह हेलुसिनेट करने लगा था। उसके पीछे कुछ गार्ड्स लगे थे। उनसे बचने के लिए वो लूसियन की वाइफ के कैबिन में घुस जाता है। क्लेमेंस लूसियन की मदद करती है और फिर दोनों साथ मिलकर कैप्टन को ढूंढने जाते हैं।
अब सीन सेबेस्टियन और फ्रांस पर आता है। फ्रांस को अंदाज़ा भी नहीं उसने क्या किया है। लोगों के हाथों में हथियार थमा दिए। अभी ज़मीन तक पहुंचने में 5 दिन बाकी है। सब कुछ कंट्रोल में लेना होगा। जवाब देना होगा कि लोग क्यों मर रहे हैं। उन्हें वो देना होगा जो उन्हें चाहिए, और वो क्या है? वो लड़का। लोअर क्लास के लोग सभी के केबिन की तलाशी लेते हैं और सबको अपने केबिन में रहने को कहा जाता है। सीन अब मोरा पर आता है। उस लड़के से पूछती है कि ये टनल प्रोमेtheus पर भी थी, बताते क्यों नहीं यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन वो लड़का अभी भी अपना मुंह नहीं खोलता। मोरा फिर से कैप्टन को ढूंढने जाने लगती है, पर गेट लॉक्ड था। वो लड़का उस ग्रीन बीटल की मदद से उस रूम का लॉक खोल देता है। फिर वो दोनों उस बीटल को फॉलो करने लगते हैं। अब सीन कैप्टन और रमीरो पर आता है। वो दोनों उस रूम से बाहर आ चुके थे, पर कैप्टन के हाथों में अब भी हथकड़ी थी। जेरोम और क्लीमेंस कैप्टन तक पहुंच जाते हैं। जेरोम कैप्टन की हथकड़ी खोलने में उनकी मदद करता है। कैप्टन के पास एक प्लान है। वो एक लाइफ बोट की मदद से केरबरोस से उतरकर प्रोमेथियस पर जाएंगे। शायद वहाँ टेलीग्राफ ठीक करके उन्हें मदद मिल सके। वो सब बोट तक तो पहुँच जाते हैं। मोरा भी उस लड़के के साथ उस बीटल को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, पर क्रेस्टर मोरा को उस लड़के के साथ देख लेता है और फिर वो सब पकड़े जाते हैं। उन्हें बस वो लड़का चाहिए। वो लड़का खुद अपने आप को फ्रांस के हवाले कर देता है, पर जेरोम को ये ठीक नहीं लगता और वो चालाकी करने की कोशिश करता है, जिससे उसके ऊपर गोली चल जाती है। जेरोम अपना होश गंवा देता है एंड फिर से वो हेलुसिनेट करने लगता है। एक समय था जब वो लूसियन दोस्त हुआ करते थे, पर लूसियन ने उसे धोखा दिया। लूसियन इसके लिए उससे माफ़ी मांगता है और उसे अकेले छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर जेरोम की आंखें खुल जाती है। सब वहाँ से जा चुके थे। गोली लूसियन के कंधे पर लगी थी, इसीलिए वो अब भी जिंदा होता है। यहाँ फ्रांस उन सबको एक रूम में बंद कर देता है और वह सब उस लड़के को अपने साथ टेरेस पर ले आते हैं। टब को ये सही नहीं लगता और वो क्रेस्टर को भी उनका साथ देने से रोकती है, पर वो उसकी बात नहीं समझता। सबको लगता है वो लड़का एक शैतान है। जो उसने प्रोमेथियस के साथ किया अब वो उनके साथ कर रहा है, इसलिए वो उसकी कुर्बानी देंगे और समुद्र में फेंक देंगे। सीन जेरोम पर आता है। वो कैप्टन और सभी बंदी लोगों को छुड़ा लेता है। फिर वो सब भी टेरेस पर आ जाते हैं। मोरा और कैप्टन उन्हें रोकते हैं, लेकिन फिर वहाँ भसड़ शुरू हो जाती है। वो लड़का चुपचाप खड़ा था। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था और ना ही वो अपना बचाव करता है। तभी क्रेस्टर की माँ उस लड़की को समुद्र में फेंक देती है। मोरा कुछ नहीं कर पाती और शॉक्ड रह जाती है। डेनियल मोरा को संभालता है और फिर कैप्टन के सभी साथी डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। मोरा अब भी सदमे में होती है। उस लड़के ने खुद को बचाने की कोशिश तक नहीं की, जैसे कि वो कुछ जानता हो और उसे सब पता हो। फिर कैप्टन मोरा से एक सच पूछते हैं। उन्हें वो लॉग बुक मिल चुकी थी। उसमें प्रोमेथियस के मुसाफिरों की लिस्ट थी और उसमें मोरा का नाम था। मोरा को भी यकीन नहीं होता। तभी उस हॉल में एक कैबिनेट से कुछ आवाज़ और रोशनी आने लगती है। एकदम से सन्नाटा छा जाता है और फिर यहाँ आता है दिमाग का दही कर देने वाला एक ट्विस्ट। उस कैबिनेट के अंदर से वो लड़का बाहर आता है, सही सलामत और जिंदा। सब के सब हैरान रह जाते हैं और वो लड़का आकर मोरा से लिपट जाता है और सीन यहीं कट होता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मोरा को दिखाते हुए। अगेन उसे वही सपना आता है जहाँ वो अपने सपने में एक कब्र देखती है जिस पर लिखा था वही कब। वहाँ एक मेंटल असाइलम होता है जहाँ उसे फिर से उसी रूम में बंद कर दिया जाता है और एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसी के साथ एक आवाज़ आती है वही कब, और मोरा जाग जाती है। वो सब अभी भी डाइनिंग हॉल में ही मौजूद होते हैं। उस लड़के को फिर से उसी कैबिनेट में बंद कर दिया गया है। मोरा उसे निकालने जाती है पर कैप्टन उसे रोक देते हैं। उस लड़के को जहाज से समुद्र में फेंका गया था, उसके बाद कोई नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी वो यहाँ जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? पर कैप्टन मोरा से सवाल करते हैं आखिर उसका नाम प्रोमेथियस के मुसाफिरों की लिस्ट में कैसे है और वो आखिर में कौन है। तभी सीन बगावती लोगों पर आता है। अभी भी जहाज का कंट्रोल उनके पास है। उनका एक ही मकसद है, जहाज को न्यूयॉर्क पहुंचाना। इतना सब कुछ होने के बाद टब को लगता है कि उसकी माँ पागल है। उन्हें कोई ईश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो बस मेंटली बीमार है और यही बात वो क्रेस्टर को समझाती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो कैप्टन का साथ देगी और अपनी माँ को रोकने में उनकी मदद करेगी। अब टब भी डाइनिंग हॉल में आ जाती है। तभी वहाँ कैबिनेट से आवाज़ आती है और टब भी ये देखकर डर जाती है। वो लड़का बार बार उसका गेट खटखटाए जा रहा था। मोरा उसका गेट खोलने जाती है पर उसके सिवा ऐसा कोई नहीं चाहता। जैसे ही मोरा आगे बढ़ती है एक आदमी उस पर बंदूक चला देता है। डेनियल मोरा को बचाने के लिए बीच में आ जाता है,
लेकिन अब देखो क्या होता है, एकदम से समय बिल्कुल रुक जाता है। सब कुछ अपनी जगह पर थम जाता है सिवाय मोरा और उस लड़के के। मोरा को लगता है ये उसने किया है उस पिरामिड से, पर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन अब भी वो लड़का कुछ नहीं बोलता और मोरा को अपने साथ ले जाता है। उनके जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहाँ मौजूद सब लोग मोरा और उस लड़के को गायब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। तभी जहाज़ पर सायरन बजने लगता है, एक और खतरे की घंटी। जहाज़ को उन्हें अपने कंट्रोल में लेना होगा क्योंकि जहाज़ पर ज़्यादा कोयला नहीं बचा है। ज़मीन मिलने तक कोयला सोच समझकर खर्च करना होगा, नहीं तो वो भी प्रोमेथियस की तरह यहीं समुद्र में फंस कर रह जाएंगे। तभी वो सायरन की आवाज़ रुक जाती है और एक घड़ी के टिक टिक करने जैसी आवाज़ शुरू हो जाती है। अब देखो आगे क्या होता है। इस आवाज़ से जहाज़ के ज़्यादातर लोग हिप्नोटाइज होकर एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं। जो लोग इससे बच जाते हैं वो भी डरने लगते हैं। अब क्या होने वाला है। हिप्नोटाइज होने वाले सभी लोग जहाज़ के टेरेस पर आ जाते हैं और एक एक करके सभी समुद्र में कूदने लगते हैं। ये देखकर बाकी के लोगों की और फट जाती है। अब सीन मोरा पर आता है। वो लड़का उसे अपने रूम में ले आता है। इस बार सवाल करने पर वो लड़का अपनी चुप्पी तोड़ देता है। वो लिखकर बताता है कि वो सुन रहे हैं और फिर उसके कान में कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें क्रिएटर से पूछना होगा। वो क्या कहना चाहता है कुछ समझ नहीं आता, पर इतना तो पता चल गया कि वो जानता है यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो मोरा को अपने साथ उस टनल में ले जाता है और उसके पास जो बीटल है उससे आगे का रास्ता खुल जाता है। वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि मोरा के सपने में आया करती है। उस मेंटल असाइलम में कुछ तो है। मोरा अकेले उस असाइलम में दाखिल हो जाती है। वो लड़का बाहर ही रुकता है। डेनियल को उनके वहाँ होने की खबर लग जाती है और फिर वो भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उस लड़के से कहता है, तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, उन्हें पता चल जाएगा। वो लड़का कहता है, हम इतना आगे कभी नहीं आए, शायद इस बार बात बन जाए, ज़्यादा वक्त नहीं है, ये सब रोकना होगा, इससे पहले वो जहाज़ डुबो दे। ओ भाई, ये चल क्या रहा है। अब सीन सेबेस्टियन पर आता है। वो अगेन चुपके से किसी को मैसेज भेजता है। यहाँ बाकी के लोग हिप्नोटाइज हुए लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे डर कर कुछ लोग खुद को ही बांध लेते हैं। जहाज़ का एक क्रू मेंबर कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वही जवाब आता है, सिंक शिप। इसके बाद सीन डेनियल पर आता है, इंजन रूम में उस मशीन के पास। लेकिन इस बार एक आदमी उसे देख लेता है। उसे डेनियल पर शक होने लगता है, कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो डेनियल से भिड़ जाता है। डेनियल अपने डिवाइस से उसका स्विच ऑफ कर देता है। बिना नामो निशान के ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह डेनियल ने एडा को भी मारा होगा। अब सीन वापस मोरा पर आता है। वो उस असाइलम में दाखिल हो चुकी थी। अगेन उसके साथ वही सब होता है जो हर बार सपने में होता है। उसे बांध दिया जाता है और एक प्लेग इंजेक्शन दिया जाता है। पर एक आवाज़ आती है, वेक अप, और वो जाग जाती है हर बार की तरह अपने केबिन में। लेकिन इस बार तो ये सपना नहीं था, तो ये कैसे हुआ। कंफ्यूज्ड। इसके बाद मोरा जल्दी से कैप्टन से मिलने जाती है। हालांकि कैप्टन के दिमाग में भी कई सारे सवाल चल रहे थे। मोरा कैप्टन को पूरा सच बताती है। मोरा फ्रैंकलिन, वो इस नाम से पैदा नहीं हुई थी। फ्रैंकलिन उसकी माँ का शादी से पहले का नाम था और उसका नाम है मोरा सिंगल्टन। ये जहाज़ खरीदने वाली कंपनी हेनरी सिंगल्टन की है, मतलब मोरा के फादर। मोरा को लगता है ये किसी तरह का एक्सपेरिमेंट है। हेनरी सिंगल्टन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसान के व्यवहार को स्टडी किया है। उन पर एक जुनून सवार है, दिमाग के सारे फंक्शंस को समझने का। उन्हें जहाज़ खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने इस पर मौजूद लोगों पर स्टडी करने के लिए इन जहाज़ को कुछ किया है। मोरा कैप्टन को अपने भाई का लिखा हुआ लेटर भी दिखाती है। उसका भाई 4 महीने से गायब है। जब से प्रोमेथियस गायब है, उसे अपने फादर के बारे में कुछ पता चला था, इसीलिए उसने ये लेटर लिखा था। तभी मोरा को वो ग्रीन बीटल दिखता है। उसे वो पकड़ लेती है। मोरा कैप्टन को उस टनल में ले जाती है। वो नहीं जानती ये बीटल कैसे काम करता है, पर वो दरवाज़ा खोल देता है। वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ कैप्टन का घर हुआ करता था। उन्हें तो यही नहीं समझ आता कि एक जहाज़ में इतनी बड़ी जगह कैसे फिट हो सकती है। अब सीन सेबेस्टियन पर आता है। एक क्रू मेंबर उसे कंपनी से मिला मैसेज दिखाता है। उसे लगता है कैप्टन सही कह रहे थे, उन्हें वापस यूरोप की ओर जाना चाहिए था। तभी हम सेबेस्टियन के हाथ में वैसा ही डिवाइस देखते हैं जैसा कि डेनियल के पास था। सेबेस्टियन उस डिवाइस से उसके क्रू मेंबर का स्विच ऑफ कर देता है, जैसे कि डेनियल ने किया था। वापस सीन कैप्टन और मोरा पर आता है। मोरा को लगता है ये सब उसके फादर का किया धरा है। उन्होंने मोरा की याददाश्त के साथ कुछ तो किया है।
मोरा अगर प्रोमेथियस पर थी भी तो वो सब उसे याद नहीं। मोरा का उस लिस्ट में नाम होना ही अजीब बात नहीं थी, उस पर तो कैप्टन के सिग्नेचर भी थे। समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है, वो प्रोमेथियस के भी कैप्टन थे। सीन वापस डैनियल पर आता है। उस मशीन की मदद से उसने जहाज़ पर चल रही टिक टिक की आवाज़ को रोक दिया होता है। वो आवाज़ रुक जाती है। इसके बाद बचे हुए बाकी के लोग जहाज़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सेबेस्टियन कैप्टन को कंपनी से मिला मैसेज दिखाता है, बार बार एक ही मैसेज, सिंक शिप। डैनियल को लगता है कंपनी का इशारा उनकी तरफ है, ना कि प्रोमेथियस की तरफ। पर कंपनी मुसाफिरों से भरा अपना जहाज़ क्यों डुबाना चाहेगी, या ये किसी और की चाल है। यहाँ हम देखते हैं हेनरी सिंगलटन को। सेबेस्टियन उन्हीं के लिए काम करता है और उनकी खिड़की के बाहर हम एक बड़ा सा पिरामिड देखते हैं और सीन यहीं कट होता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है टब को दिखाते हुए। एडा उसके साथ लुका छुपी खेल खेल रही होती है। तभी अचानक एक बंदूक लिए इंसान उसके सामने आ जाता है, पर एक आवाज़ आती है, वेक अप, और टब जाग जाती है। उस लड़के को देखकर अब टब को भी लगने लगता है कि उसकी माँ सही कहती थी, वो लड़का एक शैतान है। ये सब जो हो रहा है उसकी वजह वही है। अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। जहाज़ का इंजन अब बंद हो चुका था। अगर उसे स्टार्ट नहीं किया गया तो वो सब यहीं मारे जाएंगे। अगर इस मुसीबत से निकलना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। कुछ लोग इंजन स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ बचे हुए जिंदा लोगों को ढूंढेंगे एंड कैप्टन और मोरा उस लड़के को ढूंढेंगे। सब के सब अपने काम पर लग जाते हैं। अब जहाज़ पर एक और अजीब चीज़ देखने को मिलती है, एक क्रिस्टल ब्लैक कोयले जैसी चीज़ जहाज़ पर वायरस की तरह फैलने लगी थी। ऐसा कुछ कभी नहीं देखा गया। वो चीज़ क्या है कोई नहीं जानता, इसलिए उन्हें उसे छूना भी नहीं चाहिए। फिर वो सब इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम कैप्टन और मोरा को देखते हैं। मोरा के केबिन में बनी टनल के जरिए वो दोनों मेंटल असाइलम तक पहुंच जाते हैं। डैनियल भी उनके पीछे था। यहाँ हमें पता चलता है कि यह असाइलम मोरा के फादर ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। सिर्फ एक वही थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। उनके 2 बच्चे थे, मोरा और उसका भाई कायरन। और हर बच्चे के बाद वो वैसी नहीं रही जैसी वो पहले हुआ करती थी। शुरू में वो चीज़ों को भूलने लगी, फिर वो अपने ही बच्चों के नाम भूलने लगी और फिर अपने ही बच्चों को भूल गई। हेनरी इसका जिम्मेदार मोरा और उसके भाई कायरन को मानता है। वो चाहते थे कि वो ठीक हो जाए, इसलिए उन्होंने ये बनाया। उन्हें जानना था कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, नुकसान होने पर उसे ठीक कैसे किया जाए। इसके बाद वो दोनों एंटर होते हैं रूम नंबर 1011 में, जहाँ मोरा को अपने सपने में हर बार एक चेयर से बांधा जाता था। एक खिड़की से देखने पर पता चलता है कि उसके पीछे तो जहाज़ का हल है। सीन वर्जीनिया पर आता है। वो उस ब्लैक चीज़ को छू लेती है जिससे उसकी उंगली काली पड़ने लगती है। वो ब्लैक चीज़ वायरस की तरह पूरे जहाज़ पर फैल रही थी। इसके बाद सीन टब पर आता है। वो भी हेलुसिनेट करने लगी थी। उसे क्रेस्टर दिखता है। उसका पीछा करते वो उसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां से वो आई थी। ये भ्रम बिल्कुल असली जैसा लगता है। इसके बाद हम सेबेस्टियन को देखते हैं। वो उस कैबिनेट के अंदर जाता है जहां से वो लड़का आया था और फिर उसमें से एक रोशनी भी आती है। वापस सीन कैप्टन और मोरा पर आता है। मोरा कैप्टन को बताती है कि उस लड़के ने एक अजीब सी बात कही थी। वो सब सुन रहे हैं। अगर जवाब चाहिए तो क्रिएटर से पूछना होगा। उनकी समझ अब हार मान चुकी थी, पर फिर भी वो तलाश जारी रखते हैं। सीन वापस टब पर आता है। वो फिर से अपनी पुरानी दुनिया में पहुंच जाती है। टब का पूरा परिवार पहले खेती किया करता था किसी और की ज़मीन पर क्रेस्टर की एक गलत हरकत की वजह से उसका पूरा परिवार मुसीबत में आ गया। क्रेस्टर एक गे है। उसने जमींदार के बेटे को सेड्यूस किया। जमींदार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इससे जमींदार का खून खोलने लगा था। बदले की आग में उसने सबसे पहले क्रेस्टर पर गोली चलाई, जो कि उसके चेहरे को छूकर निकल जाती है। उसने क्रेस्टर के पूरे परिवार को बंदी बनाया और टब के साथ बहुत ही शर्मनाक हरकत की। जब तक टब को होश आया बहुत देर हो चुकी थी। वो एक पत्थर उठाती है और उसका सर कुचल देती है। तभी टब वापस होश में आ जाती है। उसके पेट में जो आज बच्चा है उसी जमींदार का है। वो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है सिर्फ वही समझ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो जाता है। जहाज़ का कंट्रोल सेबेस्टियन के पास था, पर वो कंट्रोल रूम से गायब था। वहाँ सिर्फ वो दोनों पादरी बचते हैं। उन्हें कुछ आइडिया नहीं जहाज़ कैसे चलाना है। वहाँ रखी किताबें और पन्नों से पता चलता है कि उनमें सिर्फ एक ही बात लिखी थी, शायद सच्चाई सामने आने से पहले काफ़ी असर कर जाएगी। सच्चाई। चलो अब चलते हैं हेनरी सिंगलटन के पास।
हमें यह तो पता चल गया है कि सेबेस्टियन उन्हीं के लिए काम करता है। अब समय हो गया है कि वो पिरामिड और उस बच्चे को यहाँ ले आया जाए। हेनरी की बातों से हमें पता चलता है कि ये सच नहीं है। लोग हकीकत से बिल्कुल अनजान हैं, सिर्फ वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं, अपनी दिमाग की सीमाओं में कैद, जबकि उनको सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है ताकि वो पूरी तस्वीर देख सके। अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या है, वो हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। अब सीन कैप्टन और मोरा पर आता है। वो ब्लैक सी चीज़ उन्हें भी असाइलम में दिखती है। जैसे ही मोरा उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक वहाँ डैनियल की एंट्री हो जाती है और वो मोरा को उसे छूने से रोक लेता है। कैप्टन उस पर अपनी पिस्तौल तान लेते हैं। उन्हें लगता है वो उनका पीछा कर रहा था और शायद मोरा के फादर के लिए काम करता है। जब डैनियल कहता है कि ज़्यादा वक्त नहीं है, ये फैल रहा है, ये सुनकर उनका शक और बढ़ जाता है। डैनियल मोरा से कहता है, तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें याद करना होगा। कैप्टन उसे रूम में जाने को कहते हैं, लेकिन फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनियल जल्दी से अपना डिवाइस निकालता है और उससे कैप्टन को टेलीपोर्ट कर देता है उसी जंगल में जहाँ उनका घर हुआ करता था। मोरा कैप्टन की पिस्टल उठा लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर डैनियल ने कैप्टन के साथ क्या किया, पर अब वो डैनियल को गन पॉइंट पर ले लेती है। डैनियल उसे अपने दिमाग पर जोर डालने को कहता है, उसे जागना होगा। 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। मोरा को उस पर यकीन नहीं होता और ना ही उसे खुद पर यकीन हो रहा था। वो डैनियल से उसका डिवाइस लेकर उसे एक रूम में बंद कर देती है और फिर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब उसे शक होने लगा था कि उसके फादर उसे देख रहे हैं। वो गुस्से में अपनी गन फेंक देती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये असली दिखने वाली जगह पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। मुसीबतें रुकने का नाम नहीं लेती। बाकी के सर्वाइवर्स जहाज़ के टेरेस पर आ जाते हैं। उनके सामने एक और मुसीबत आ रही थी। अब उनका सामना होने वाला था एक भयंकर तूफान से। सबका सामना ऐसी चीज़ों से हो रहा था जो उनके दिमाग के परे थी। यहाँ कैप्टन प्रोमेथियस पर जा पहुँचे थे। प्रोमेथियस के साथ वहाँ सैकड़ों जहाज़ पड़े हुए थे और आखिर में सबकी ज़ुबान पर एक ही बात होती है, ये असली नहीं हो सकता। और सीन यहीं कट होता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है डैनियल और मोरा को दिखाते हुए। ये उस समय की बात है जब वो दोनों एक साथ रहा करते थे। मोरा अपने रूम से कुछ देर के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी शटडाउन शुरू होने की आवाज़ आती है और एक सायरन बजने लगता है। डैनियल बाहर आकर देखता है तो मोरा गायब थी। ये वही जगह है जहाँ वो असाइलम है और साथ ही में वहाँ एक बड़ा सा ब्लैक पिरामिड भी होता है। तभी एक आवाज़ आती है, वेक अप, और डैनियल जाग जाता है। डैनियल अभी भी उस असाइलम के रूम नंबर 1011 में कैद है। मोरा उस पर विश्वास कैसे करे उसे समझ नहीं आता और फिर वो जहाज़ पर वापस लौट आती है। वो देखती है कि उनका जहाज़ एक बड़े से तूफान में फंस चुका है। अब सीन सर्वाइवर्स पर आता है। बाकी के सर्वाइवर्स को कुछ आइडिया नहीं उन्हें क्या करना चाहिए। उनमें से किसी को जहाज़ चलाना नहीं आता। उनका एकमात्र सारा कैप्टन है। उन्हें कैप्टन को ढूंढना होगा और साथ ही में मोरा को भी। मोरा तो लौट आती है और उसे भी अब कैप्टन की तलाश है। सीन वापस डैनियल पर आता है। वो अपना दिमाग लगाता है और उस खिड़की के पार बने जहाज़ के लोहे का हल खोल देता है। उस हल के पीछे वायर्स का जंजाल था और यहीं से उसे रास्ता मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेबेस्टियन उस लड़के को ढूंढने में अपनी जी जान लगा देता है। मोरा भी कैप्टन को ढूंढते हुए उनके केबिन में बनी टनल से उनके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन कैप्टन उसे वहां भी नहीं मिलते और ना ही वो किसी सर्वाइवर को मिलते हैं। सर्वाइवर्स जहाज को भी संभाल रहे हैं और साथ ही में कैप्टन की भी तलाश कर रहे हैं। अब मोरा डैनियल की केबिन में बनी टनल में आ जाती है। वो टनल उसे एक रूम तक ले जाती है, डैनियल और मोरा का रूम। वहाँ उसे सबूत मिल जाता है कि डैनियल उसका हस्बैंड है और वो लड़का उनका एक लौता बेटा। डैनियल जैसे तैसे करके भटकते हुए मेंटल असाइलम तक पहुँच जाता है। वहाँ हमने एक कब्र देखी थी, उसके नीचे एक रूम होता है। डैनियल ने उस लड़के को वहीं छुपाया होता है। वो दोनों किसी कोड की बात करते हैं। उन्हें कोड ढूंढना होगा और मोरा को याद दिलाना होगा कि वो कौन है, पर सबसे पहले उसे अपना डिवाइस चाहिए और उसके लिए उसे मोरा को ढूंढना होगा। ज़्यादा समय नहीं लगता और वो जल्दी ही मोरा तक पहुंच जाता है। मोरा अभी भी उसी रूम में होती है, एकदम शांत और हारी हुई। डैनियल उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे सब समझाता है। उनके बच्चे का नाम एलियट है, लेकिन मोरा तो कभी माँ बन ही नहीं सकती, तो उसका एक बेटा कैसे है। डैनियल उसे समझाता है कि वो एक झूठी याद है और तुम्हें याद इसलिए भी नहीं क्योंकि तुम उसे भूलना चाहती थी और ये जो हो रहा है सच नहीं है। मोरा ने खुद कहा था, हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे दिमाग को सच्चाई स्टिमुलेट करती है या उसका ख्याल। ये असलियत नहीं है, ये एक सिमुलेशन है, एक आर्टिफिशियल दुनिया।
मोरा को इस सिमुलेशन से जागना होगा, वरना जागने के लिए कुछ नहीं बचेगा और सबकी चेतना हमेशा के लिए यहीं कैद होकर रह जाएगी। मोरा ही एकलौती है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि शटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये सब अब फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा और किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। सब कुछ रिस्टार्ट होने से पहले बाहर निकलने का एक वही तरीका है, एक कोड है, एक ओवरराइड। वो जहाज़ पर ही गई हैं और वो सिर्फ मोरा को याद है। मोरा ने उसे छुपाया और फिर उसे भुला दिया। यहाँ पर वो कोड एक फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फिर मोरा को याद आता है उसके पास एक लॉकेट हमेशा से साथ था, उसमें एक चाबी होती है। मोरा के फादर को भी इसी की तलाश थी और वो ये देख लेते हैं कि कोड मोरा को मिल चुका है। यहाँ सेबेस्टियन को भी उस लड़के का पता चल चुका था और वह ये खबर हेनरी सिंगलटन तक पहुँचा देता है। इसके बाद हम सर्वाइवर्स को देखते हैं। लिंगी और ओलेग जहाज को हैंडल कर रहे होते हैं। लिंगी फिर से हेलुसिनेट करने लगती है। उसके चक्कर में ओलेग अपनी जान गंवा देता है। एक पानी की लहर आती है और उसे बाहर ले जाती है। वापस सीन डैनियल और मोरा पर आता है। उन्हें चाबी तो मिल जाती है पर ताला अभी भी उनके बेटे के पास होता है, वो ब्लैक पिरामिड, उसी में वो चाबी लगेगी। डैनियल एक ड्रॉर से एक डिवाइस निकालता है। किसी भी प्रोग्राम की तरह सिमुलेशन में छिपे हुए कुछ चीट्स और शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे वो ग्रीन बीटल, डैनियल का डिवाइस, इंजन रूम में बनी मशीन और अब ये डिवाइस। डैनियल उससे अपना डिवाइस कनेक्ट करता है ताकि प्रोग्राम में कुछ बदलाव कर सके। जैसे ही सब कुछ बाहर फ्लश होगा, दोबारा फिर से सब कुछ स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार वो दूसरे पोर्ट से गुजरेंगे और इससे उन्हें और समय मिल जाएगा। ये पहले भी कई बार हुआ है। हर सिमुलेशन 8 दिन तक चलती है। कोई भी जहाज़ अब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। वो एक लूप में फंस जाते हैं। फिर सिमुलेशन के बाद सिमुलेशन चलता रहता है। अब इन्हें अपने बेटे को ढूंढना होगा। यहाँ हम देखते हैं बाकी के सभी सर्वाइवर्स हर मुसीबत को झेल के सर्वाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक करके सब अपना दम तोड़ते जा रहे थे। हेनरी ये सब कुछ होते हुए स्क्रीन पर देख रहा था। उसे लगता है वो सब कितने कमज़ोर हैं। वो हर बार वही गलती करते हैं और हर बार मर जाते हैं क्योंकि अपने जज्बात से छुटकारा नहीं पा सकते। वही उन्हें कमज़ोर बनाता है। ये इंसान की फितरत की सबसे बड़ी कमी है। फैसलों का आधार प्यार, गुस्सा और नफरत नहीं होना चाहिए। ये सब एहसास दिमाग को उलझन में डाल देते हैं। यहाँ सेबेस्टियन भी उस लड़के को लेकर हेनरी के पास आ चुका था। सीन वापस डैनियल और मोरा पर आता है। वो देखते हैं कि मोरा के केबिन में बनी टनल गायब हो चुकी थी। तभी उन्हें मोरा के फादर की आवाज़ आती है। इस बार काफ़ी पास आ गए। एक्सेस को हासिल करने के लिए प्रोमेथेस का इस्तेमाल समझदारी थी और तुम्हारी इस छोटी सी रिप्रोग्रामिंग से कुछ नहीं होगा। जहाज़ पर मौजूद सभी आखिरकार मर जाएंगे और एक नए सिमुलेशन में हिस्सा लेंगे। मोरा के फादर यहाँ रिवील करते हैं कि वो सब इस लूप में फंसे हुए हैं। इसका मतलब हेनरी विलन नहीं है। फिलहाल उन्हें वो चाबी चाहिए जो मोरा के पास है। उसके बदले में वो उन्हें उनका बेटा लौटा देंगे और वो यह भी कहता है कि तुम जानते हो मैं कहाँ मिलूँगा। अब डैनियल अपना दिमाग दौड़ाता है और मोरा को अपनी शादी की रिंग देकर वहाँ से चला जाता है। हेनरी के हाथ पिरामिड तो लग जाता है और अब उसे लगता है मोरा उसके पास वो चाबी लाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। तभी शटडाउन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और उनका जहाज़ पानी के अंदर एक बवंडर में एंटर होने लगता है और एक आर्काइव में पहुंच जाता है, एक शिपयार्ड। एक भी जहाज़ अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाया। एंड फाइनली वहाँ प्रोमेथेस पर कैप्टन भी मिल जाते हैं और सीन यहीं कट होता है। 8th एंड फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है एलियट और मोरा को दिखाते हुए। ये उस समय की बात है जब वो एक साथ रहा करते थे। एलियट को एक ग्रीन बीटल मिलता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को गले लगाता है वहाँ का नज़ारा ही बदल जाता है और फिर एक आवाज़ आती है, वेक अप, और एलियट जाग जाता है। हेनरी उसे सच्चाई से रूबरू कराता है और बताता है कि उसके डैडी ने उसे सब कुछ बताया होगा, लेकिन वो हिस्सा छोड़ दिया गया होगा कि वो यहाँ क्यों है। देखो इन्हें, वो सब इस ट्रिप पर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने अपने अतीत को भूलने का फैसला किया और अब वो सब यहीं फंस गए हैं। मोरा ने सबको धोखा दिया है और वही है जो सबको यहाँ से बाहर निकाल सकती है। अब सीन कैप्टन पर आता है। कैप्टन कैरबरोस पर वापस लौट आते हैं। मोरा यहाँ बताती है कि डैनियल उसका हस्बैंड है और वो लड़का उसका बेटा, पर उसे वो कुछ भी याद नहीं। उसके फादर जहाज़ कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने शायद सबको भुला दिया कि वो यहाँ क्यों है। इनकी दुनिया के नियम हैं जो बदले नहीं जा सकते, पर इस दुनिया में कुछ भी लॉजिक से नहीं होता। ये सब असली नहीं है, ये एक भ्रम है, जादू का खेल, एक सिमुलेशन।
फिर सब याद करने की कोशिश करते हैं वो इस जहाज़ पर कैसे आए। पर ताज्जुब की बात थी, किसी को भी याद नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आए थे। और वो लेटर जो मोरा को मिला था, ऐसा लेटर सभी के पास था। रही बात डैनियल की, तो वो मदद कर रहा है। उसे हम इंजन रूम में देखते हैं। वो अपने डिवाइस को उस मशीन से कनेक्ट करता है, लेकिन वो मशीन एक्टिवेट नहीं होती। वापस सीन हेनरी और लड़के पर आता है। हेनरी उसे समझाता है कि हमारे दिमाग की रचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम वो भूलने की कितनी भी कोशिश कर लें जो याद नहीं रखना चाहते, हम उसे कभी पूरी तरह डिलीट नहीं कर सकते। वो हमारी पहचान का हिस्सा है जो हमसे अलग नहीं हो सकता। अब एलिट के लिए याद करने का वक्त आ गया है। हेनरी एक डिवाइस से वहाँ का माहौल चेंज कर देता है और हम आ जाते हैं उस मेंटल असाइलम के सामने। एलिट का सच इन दीवारों के पीछे है। अब सीन सर्वाइवर्स पर आता है। वो ब्लैक चीज़ जहाज़ पर बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। बाकी के लोग जहाज़ से उतरने का डिसाइड करते हैं, पर वो कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ये सब असली है ही नहीं। ये सब उनके दिमाग में हो रहा है। मोरा की बातें उनकी समझ से बाहर थी। सबका साथ यहीं टूट जाता है और कैप्टन अभी भी मोरा के साथ हैं। मोरा के केबिन की टनल गायब हो चुकी थी, पर हमें याद है मोरा के फादर ने क्या कहा था, वो उन्हें ढूंढ लेगी। मोरा कैप्टन के साथ डैनियल के केबिन में बनी टनल से अपने पुराने रूम में पहुंच जाती है। जिसने भी ये क्रिएट किया है, ये सिमुलेशन, उसके पीछे ज़रूर कोई लॉजिक होगा, एक डिज़ाइन या कोई पैटर्न। दिमाग के अंदर यादें अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती हैं, पर वो न्यूरल पाथवे से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जब हम किसी खुशबू को सूंघते हैं, उस खुशबू से जुड़ी बहुत सी चीज़ें याद आ सकती है। तो हो सकता है मोरा को यहाँ कुछ याद आ जाए। ये दिमाग की किसी तरह की नकल है जिसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मोरा वहाँ एक दीवार की प्लाईवुड तोड़ती है। उसके पार वायर्स का जंजाल था और यही रास्ता उन्हें असाइलम तक ले जाएगा। अब वापस सीन डैनियल पर आता है। वो किसी तरह मशीन को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम सर्वाइवर्स को देखते हैं। वो ब्लैक सी चीज़ बहुत तेज़ी से जहाज़ पर फैल चुकी थी। सारे रास्ते एक एक करके ब्लॉक होते जा रहे थे। सीन हेनरी और एलियट पर आता है। हेनरी उस लड़के को असाइलम के रूम नंबर 1011 में ले आता है। भले ही उसे याद ना हो उस कमरे में क्या हुआ था, पर शरीर को सब याद होता है। एक सिमुलेशन में यादों को भले ही डिलीट भी कर दिया जाए, पर हमारी सेंसेस फिर भी उन ट्रिगर्स पर रिएक्ट कर रही हैं। इसके बाद एलिट को एक चेयर पर बैठा दिया जाता है और फिर एक वाइट इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसे सब याद आ सके। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इंजेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक ब्लैक इंजेक्शन जो हर बार मोरा को दिया जाता था उसकी याददाश्त मिटाने के लिए, और अब ये वाइट इंजेक्शन याद दिलाने के लिए। एलिट अपनी याददाश्त में देखता है कि उसकी माँ उसे ब्लैक इंजेक्शन देती है। वो चाहती थी कि एलिट को हमेशा इस सिमुलेशन में अपने पास जिंदा रख सके। इसका मतलब हुआ कि एलिट को ज़रूर कुछ जानलेवा बीमारी होगी। उसके साथ हमेशा रहने के लिए मोरा ने इस सिमुलेशन को क्रिएट किया होगा और फिर खुद को भी भुला दिया और अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गई। एलिट होश में आ जाता है। उसे लगता है हेनरी ने यह सब उसके दिमाग में डाला है। हेनरी बताता है जब मोरा एलिट की उम्र की थी उसे अपने पिता की स्टडी में प्लेटो की कुछ रिसर्च मिली थी। बेशक वो उसे समझने के लिए बहुत छोटी थी, पर उसके बावजूद वो उसने बार बार पढ़ा। वो एक ऐसी सोच थी जिसने मोरा की दुनिया में उथल पुथल मचा दी। ये विचार कि हमारा ज्ञान सीमित है और ये कि हम कभी नहीं जान सकते कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। हम चीज़ों के असली स्वरूप से अनजान एक नींद में है। एक शाम मोरा अपने पिता से पूछती है, अगर वो सच है जो प्लेटो ने कहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ असली है? हमें कैसे पता चलेगा कि असली सच्चाई इस जीवन के बाहर नहीं है जो हम जी रहे हैं? वो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा विचार था। पर हेनरी ने मोरा से सवाल किया, क्या गॉड वही नहीं है, उनकी असलियत का क्रिएटर? मोरा ने इस बारे में थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, पर तब तो वो दुनिया जिसमें गॉड रह रहे हैं वो असली है और हम सब उसके गुड्डे गुड्डियाँ। तो अब सवाल आता है, गॉड को किसने क्रिएट किया होगा? ये तो फिर एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगी। इसके बाद हेनरी एलिट से कहता है, एक तरह से ये सिमुलेशन डॉल हाउस है और ये एलिट के लिए बना है। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, वो चाबी जो मोरा के पास है। वो पिरामिड उस चाबी का ताला है। अब सीन वापस डैनियल पर आता है। वो उस मशीन के ज़रिए सिमुलेशन में कुछ छेड़छाड़ करता है। उसके नतीजे हमें जहाज़ पर भी दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्ट्स के शेप बदलने लगते हैं। मुसाफिरों के लिए भी दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। हेनरी को पता चल जाता है कि डैनियल सिमुलेशन के आर्किटेक्चर में बदलाव कर रहा है। सुराग छुपाने के लिए वो चीज़ों का शेप बदल रहा है। चाबी दिए बिना वो मोरा को जगाने की कोशिश कर रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि वो सब हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। हेनरी सेबेस्टियन को ऑर्डर देता है, उन्हें ढूंढो और वो चाबी लाओ।
फिर हेनरी थोड़ी देर बाद में समझ जाता है कि डेनियल कोड को मैनिपुलेट कर रहा है। उसके कोड को हैक करने की कोशिश पूरे सिमुलेशन को ख़त्म कर सकती है। अब सीन मुसीबत से भाग रहे सर्वाइवर्स पर आता है। ये भ्रम की दुनिया उन्हें निगल रही थी। उस वायरस ने अपना एक रूप ले लिया था और वो लगभग पूरे जहाज़ को अपनी चपेट में ले चुका था। दूसरी तरफ कैप्टन और मोरा भी किसी तरह उस असैलम तक पहुंच जाते हैं। मोरा को ये नहीं पता उसके पिता ने ये कैसे किया, पर उसे ये ज़रूर याद आता है कि उसके पिता ने उसकी याददाश्त को कुछ तो किया है। उनका ऑफिस यहीं कहीं होना चाहिए। उन्हें एक सपना लगता है। ये पागलपन है, पर पागलपन ये है कि वो अब भी नहीं समझ पाए कि ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उसे शुरू से पता था ये क्या हो रहा है। सिमुलेशन को करप्ट कर दिया गया है, सब कुछ बिखर रहा है। सेबेस्टियन मोरा से चाबी ले लेता है। इसके बावजूद भी वो कैप्टन को स्विच ऑफ कर देता है। अब उन्हें वापस लाना मुमकिन नहीं। सेबेस्टियन मोरा को हेनरी के पास ले आता है। मोरा अपने फादर से पूछती है उसे कुछ भी याद क्यों नहीं। फिर हेनरी कहता है तुम अब भी सही सवाल नहीं पूछ रही हो। मोरा थक चुकी थी। कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है। हेनरी को चाबी मिल जाती है और फिर वो मोरा को चेयर से बांध देते हैं और बताते हैं हम दुनिया में जिज्ञासु या ज्ञानी बनकर पैदा होते हैं। अज्ञानी होना परमानेंट देता है, जबकि दूसरी तरफ जिज्ञासु होना दर्द के सिवा कुछ नहीं देता। इंसान हर दरवाज़ा खोलेगा, हर अंधेरे कमरे में कदम रखेगा, क्योंकि उसके अंदर और ज्ञान पाने की हवस होगी। अपने भाई से अलग मोरा एक जिज्ञासु पैदा हुई। मोरा ने दर्द से छुटकारा पाना चाहा, पर इससे सिर्फ और दर्द पैदा हुआ। मोरा कहती है बस अब बंद करो अपना ये घिनौना माइंड गेम। पर ट्विस्ट तो अब आता है। हेनरी बताता है ये माइंड गेम उसका नहीं, मोरा का है। मोरा ही वो क्रिएटर है। ये सब मोरा ने क्रिएट किया है। ये सब उसका और डेनियल का डिज़ाइन है। सबको यहाँ आने के लिए मजबूर किया। वो सब इस लूप में मोरा की वजह से फंसे हैं। अब हेनरी इस उजाड़ जगह को छोड़ देगा और इस सिमुलेशन से जाग जाएगा और मोरा के लिए फिर से भूलने का वक्त आ गया है और उसे फिर से भूलने का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर सीन सर्वाइवर्स पर आता है। वो इस बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखते हैं। सब कुछ तबाह हो रहा था। सिमुलेशन करप्ट हो चुका था। अब वक्त आ गया था नए सिमुलेशन में एंटर होने का। काउंटडाउन शुरू होता है और फिर ये सिमुलेशन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वापस हेनरी को देखते हैं। अब उनके जागने का समय हो गया है। हेनरी पिरामिड को खोलता है और उसके की होल में चाबी लगाता है, पर यहाँ पता चलता है कि डेनियल ने कोड बदल दिया। अब वो चाबी और पिरामिड किसी काम के नहीं। वापस सीन मोरा पर आता है। इस बार उसकी आंखें खुलती है उस पहले सिमुलेशन में जो मोरा और डेनियल ने मिलकर क्रिएट किया था, पर मोरा को कुछ याद नहीं। ये घर से दूर उनका घर है। एक सिमुलेशन में ऑब्जेक्ट सिर्फ कोड्स के मैनिफेस्टेशन होते हैं। डेनियल ने कोड और ऑब्जेक्ट दोनों को फिर से रिप्रोग्राम कर दिया और उसका आईडी इस बार मोरा को यहाँ ले आया। इस बार ऑब्जेक्ट एक टॉय पिरामिड है और एग्जिट कोड उनकी वेडिंग रिंग। डेनियल बताता है कि इस सिमुलेशन पर उसके भाई ने कब्जा कर लिया है, वही ये सब कंट्रोल कर रहा है। कोड और ऑब्जेक्ट के साथ हुई छेड़छाड़ वो जल्दी ही समझ जाएगा, इसीलिए मोरा को जल्दी जागना होगा और उसे रोकना होगा। मोरा अपनी रिंग पिरामिड में लगाती है और इस सिमुलेशन से जाग जाती है। जब मोरा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि सभी मुसाफिर अपने बोर्ड्स में एक गहरी नींद में सोए हुए हैं। यहाँ एक और बात नोटिस करने वाली है, एक बोर्ड पहले से खाली था। इसका मतलब मोरा से पहले भी कोई जाग चुका है। अब वो कौन हो सकता है, इसका जवाब इसके मेकर्स ही दे सकते हैं। अगर हम गेस करें तो वो मोरा का भाई हो सकता है, कायरन। अब मोरा वहाँ से एक विंडो से बाहर झांकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मोरा एक स्पेसशिप में है जो कि अंतरिक्ष की गहराइयों में घूम रहा है और स्पेसशिप का नाम है प्रोमेथियस। इसके बाद वहाँ स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था प्रोजेक्ट प्रोमेथियस, सर्वाइवल मिशन कोऑर्डिनेट्स, पैसेंजर्स 1423, क्रू 550, डेट अक्टूबर 19, 2099। फिर उसके भाई कायरन का मैसेज आता है, हेलो सिस्टर, वेलकम टू रियलिटी। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं एंड होती है। अगर कहानी 2099 में सेट है, इसका मतलब उन सब की मेमोरी एक झूठ थी, क्योंकि उनकी मेमोरी 200 साल पुरानी है और ये सच नहीं हो सकती। और ये भी हो सकता है कि 2099 भी सच ना हो, ये भी एक और नया सिमुलेशन हो। कहानी को एक अच्छी एंडिंग मिली, पर ऐसे प्रॉपर एंडिंग नहीं कहा जा सकता। हमें लगा था कि इसके सीज़न 2 में कहानी को और भी ग्रैंड लेवल पर एक्सप्लोर किया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस शो के मेकर्स ने इसके अगले सीज़न ऑफिशियली कैंसिल कर दिए हैं। इसका मतलब कहानी यहीं पर एंड होती है। सीरियसली बताऊँ, मुझे ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आप बताना कमेंट में आपको कैसी लगी।
या लाइक बटन भी दबा सकते हो। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो चैनल पर बने रहना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।